जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेलवे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसी के तहत हम लोग जो है वो रेलवे स्पीडी का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा। सिंधु सभ्यता जो है उसका समय काल क्या क्या था, सिंधु सभ्यता के खुदाई के उपरांत कौन कौन से शहर पाए गए, सिंधु सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वैदिक काल। आखिर वैदिक काल क्या है और वैदिक काल के अंतर्गत क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। जैसे वैदिक काल में आप देखेंगे जैसे कुछ प्रश्न है और इन्हीं प्रश्नों का जो है वो जवाब के साथ साथ इस टॉपिक से संबंधित और जितने भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसकी सारी जानकारियां हम डिटेल से क्लास में करने वाले। जैसे वैदिक सभ्यता का काल सॉरी, जैसे समय कब से कब तक, वैदिक सभ्यता का निर्माता कौन थे, आर्यों की जानकारी जो है वह कहाँ से मिलती है, ऋग वैदिक काल में जो है आजीवन अविवाहित रहने वाले महिलाओं को क्या कहा जाता है, आर्य भारत जो है वह कहाँ से आए थे, आर्यों के मूल निवास स्थान क्या था, आर्यों के मुख्य व्यवसाय क्या था। ऐसे तमाम जो है वो प्रश्न का जवाब हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम समझते हैं पहले कि वैदिक काल है क्या। ठीक है, तो टॉपिक दीजिए आज का वैदिक काल। ठीक है, क्या वैदिक काल। देखिए वैदिक काल, इस काल में जो है यानी कि इसमें वैदिक काल क्या है, जैसे वैदिक काल में जो है इस काल में वेदों की रचना की गई, अतः इसे जो है वैदिक काल कहा गया। यह पूर्णतः जो है वह ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, जैसे आपने देखा कि सिंधु सभ्यता जो एक प्रकार की जो है शहरी सभ्यता थी। ठीक है, तो वैदिक काल जो है वो क्या है, वो पूरी की तरह से जो है वो ग्रामीण सभ्यता है। ये वैदिक काल क्यों कहलाया, क्योंकि इसी समय जो है वो वेदों की रचना की गई। ठीक है, क्या की गई, वेदों की रचना की गई। अच्छा, वैदिक काल जो है इसका समय अंतराल देखा जाए, यानी कि इसमें वैदिक काल क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें जो है वेदों की रचना की गई। और हम जानते हैं कि वेदों की संख्या कितनी होती है, वेदों की संख्या जो है वह 4 होती है। ठीक, जब वेदों की रचना की गई इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, वैदिक काल कहते हैं। ठीक, यह आगे जा करके जो है दो भागों में बट गया वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जो हम आगे देखेंगे। अच्छा, इसका वैदिक काल का समय अंतराल कब से कब तक है। ठीक, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 600 ईसा पूर्व तक का समय जो होगा, 600 ईसा पूर्व तक का जो समय होगा वह क्या होगा, वह वैदिक काल का समय कहलाएगा। अच्छा, हमने जो है लास्ट में पढ़ा है कि आपको 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक का जो है वो पूरा पाषाण काल था। उसके बाद जो है आप 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक जो है आपको मध्य पाषाण काल था। फिर आपका 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के जो है वह 7,000 ईसा या 3,000 ईसा पूर्व जो है वह आपको नव या उत्तर पाषाण काल था। उसके उपरांत आप में सिंधु सभ्यता का समय अंतराल कितना था, तो आपका सिंधु सभ्यता का समय अंतराल आपका सॉरी 2,500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो आपको सिंधु सभ्यता का समय अंतराल था। अच्छा, सिंधु सभ्यता का समय अंतराल था। सिंधु सभ्यता के बाद यानी कि लगभग सब देख रहे हैं, अभी सिंधु सभ्यता के बाद जो है यानी 1750 से, और वैदिक काल कब से प्रारंभ हुआ, 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। यानी कि ये 1750 और 1750 और ये 1500 ईसा पूर्व का जो बीच का जो समय है, बीच का समय कितना हो जाएगा, लगभग लगभग 250 साल। ठीक है, तो लगभग लगभग 250 साल। तो इस 250 साल को जो है वह क्या कहा जाता है, संक्रमण काल कहा जाता है। यानी 1750 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक का जो समय होगा इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम संक्रमण काल के नाम से जानते हैं। संक्रमण संक्रमण काल के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है। देखिए, जैसे कहने का अर्थ ये है कि जैसे हम लोग हिंदू सभ्यता का जो समय अंतराल सर आपका 2,500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक का समय था, इसके बाद हम देख रहे हैं तो वैदिक काल है। तो वैदिक काल का समय अंतराल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। तो कहने का अर्थ यह है कि 1750 से 1500 ईसा पूर्व के बीच का ये जो आपका 250 साल जो होगा, यह 250 साल
इस समय क्या हो रहा था इतिहास में, तो इस समय के आपको समय अंतराल को क्या कहा जाता है, संक्रमण काल कहा जाता है। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है आपको इसका पतन हो गया था आपका 1785 ईसा पूर्व में, और इसका पतन का जो है मुख्य कारण देखा जाता है तो आपका कोई कहते हैं कि जो है वह कहाँ काफी ज्यादा बाढ़ आ गई थी, जिसके कारण जो है वो सारी व्यवस्थाएं जो है वह नष्ट हो गई थी। फिर एक आईआईटी कॉलेज का जो है वो माना हालिया रिपोर्ट आया है, उसमें कहा गया कि सिंधु सभ्यता का जो है वो जलवायु में बहुत ही ज्यादा बड़ा परिवर्तन आया, जिसके कारण जो है वह धीरे धीरे सभ्यता क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो नष्ट हो गई सभ्यता, तो फिर उसके बाद जब पूरी तरह से सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई या कुछ जो है वो रह गया होगा, तो उसके उपरांत जो है वो धीरे धीरे क्या हुआ, ठीक है, फिर सभ्यता का विकास होना प्रारंभ हुआ। और इस विकास में जो है वो टोटल समय कितना लग गया, लगभग लगभग 250 साल का समय लग गया। तो इस 250 साल के बाद जो है एक और सभ्यता का जो है विकास हुआ, जिसे जो है वो क्या कहा गया, वैदिक काल। और यह वैदिक काल जो है वो पूर्ण रूप से क्या थी, आपको यह ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल कैसी सभ्यता थी, तो वैदिक काल जो है वह पूर्ण रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। क्लियर है, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो यह पूर्ण रूप से आपको ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ पर सभ्यता से संबंधित अभी तक हम लोग तो तीन देखा। एक सबसे पहली सभ्यता तो वो हो जाएगी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता ये क्या थी, ये आपको मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ये था ग्रामीण सभ्यता थी। इसका विकास 10,000 ईसा पूर्व हुआ था। इसके बाद जो हमने देखा है आपको सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो है इसका विकास 2,500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व, यह आपको पूरी तरह से जो है वह कैसी सभ्यता थी, तो आपको नगरीय सभ्यता यानी कि शहरीय सभ्यता थी। उसके बाद फिर हमने देख रहा है वैदिक काल। ठीक, अभी क्या पढ़ रहे हैं, वैदिक काल। वैदिक काल का समय अंतराल जो है आपको 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का समय है। और यह भी एक क्या, ग्रामीण सभ्यता। यानी पहले ग्रामीण सभ्यता, फिर सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता, फिर आपको वैदिक काल, फिर से ग्रामीण सभ्यता। बात समझ में इस वैदिक काल के बाद जब हम महाजनपद काल जब पढ़ेंगे तो फिर से जो है वह शहरी सभ्यता की ओर जो है वह रुख करेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो वैदिक काल जो है वह कैसी सभ्यता थी, तो वैदिक काल जो एक प्रकार की जो है ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसके बाद और इसे हम क्या कहेंगे, यानी कि ये धीरे धीरे जो आप सभ्यता का जो विकास हुआ, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी, इसे हम संक्रमण काल के नाम से जानते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आपको मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर 1750 ईसा पूर्व तक का जब सिंधु सभ्यता का समय था और 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल, तो बीच का 250 साल क्या हुआ। तो बीच का 250 साल जो है वह सभ्यता को धीरे धीरे विकास हुआ, तो उसे जो है वह संक्रमण काल के नाम से जाना जाता है। अभी वैदिक काल को जो है वह दो भागों में बांटा गया। ठीक है, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। ठीक है, वैदिक काल को देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया। यहीं पे बताता हूँ। वैदिक काल वैदिक काल को वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया, ये दो भागों में बांटा गया। पहला कहलाया आपका ऋग वैदिक काल। पहला क्या कहलाएगा, ऋग वैदिक काल कहलाएगा। और इस ऋग वैदिक काल का समय अंतराल जो होगा आपको 1500, ठीक, ईसा पूर्व को बीसी भी लिखते हैं, क्लियर है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का जो समय होगा वह कहलाएगा ऋग वैदिक काल। और दूसरा जो है आपका उत्तर वैदिक काल। एक मिनट, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो समय होगा वह 1000 ईसा पूर्व से, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इसका समय अंतराल आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो समय होगा वह क्या कहलाएगा, वह क्या कहलाएगा, वो आपको उत्तर वैदिक काल कहलाएगा। यानी कि वैदिक काल को जो है मुख्य रूप से हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला कहलाता है आपको ऋग वैदिक काल और दूसरा कहलाता है उत्तर वैदिक काल। इसे ऋग वैदिक काल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस ऋग वैदिक काल में जो है, ठीक है, क्या वो ऋग वेद की रचना की गई। और उत्तर वैदिक काल को जो है इसके उपरांत जो है वह तीन वेद, ठीक, हम जानते हैं वैदिक वेदों की संख्या कितनी है, चार। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और गंध। ठीक है, और एक और है, ठीक है, आपका ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद की रचना की गई ऋग्वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में जो है वह यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की जो है रचना की गई, इसीलिए जो है वह उत्तर वैदिक काल कहलाया। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर होगा आपको? तो ऋग्वेद में क्या है? तो पहला हमने जो देखा ऋग्वेद, ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का समय अंतराल 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, सॉरी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का जो समय होगा वह क्या कहलाएगा? ऋग वैदिक काल कहलाएगा। तो ऋग वैदिक काल पहला, इसका समय अंतराल कितना था? 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक। क्लियर है? ठीक है, 1500 ईसा से 1000 ईसा तक। दूसरा था आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, यह प्रश्न आ सकता है। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का समय अंतराल कितना? 1000 बीसी यानी ईसा पूर्व से लेकर के आपका कितना हो जाएगा? 600 बीसी, या इसी को ईसा पूर्व कह सकते हैं। ठीक है, इसी को क्या कह सकते हैं? ईसा पूर्व कह सकते हैं। अच्छा, ऋग्वेदिक में जो है हमने बताया कि इसे ऋग्वैदिक वैदिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे जो है ऋग्वेद की रचना की गई। किसकी रचना की गई? ऋग्वेद की रचना की गई। और उत्तर वैदिक काल में जो है अन्य 3 वेद की रचना की गई है। इसमें जो है आपको क्या किया गया है? तो ऋग्वेद की रचना की गई, ऋग्वेद की रचना की गई। ठीक है, और इसके उपरांत और इसके अंतर्गत जो है आपको यजुर्वेद, यजुर इसके अंतर्गत यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, सामवेद और अथर्ववेद, और अथर्ववेद, यानी इन तीनों वेद की रचना की गई आपको उत्तर वैदिक काल में, और ऋग्वेद की रचना की गई आपको ऋग्वैदिक काल में, इसलिए ऋग्वैदिक काल कहा जाता है इसे, और इसे उत्तर वैदिक काल हम कहते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अभी देखिए, ऋग्वैदिक काल का जो है एक और डिफिनेशन कहा जा सकता है। ऋग्वैदिक काल में जो है वे एक और, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इस समय जाति का निर्धारण जो है वह कर्म के आधार पे होता था। ऋग्वैदिक काल में जो है वह जाति का निर्धारण कैसे होता था? यानी कि जाति का निर्धारण कर्म के आधार पे, यानी कि जो व्यक्ति जैसा काम करेगा उसका जाति वही होगा। यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो है वह जाति का निर्धारण, जाति का निर्धारण कैसे हो रहा है? जाति का निर्धारण जो है, सॉरी, जाति का निर्धारण जो है वह कर्म के आधार पे हो रहा है। कर्म के आधार पे, कर्म के आधार पे कहने का अर्थ यह है कि जो युद्ध, झगड़ा या युद्ध करेंगे वह मतलब सेना कहलाएंगे, क्षत्रिय कहलाएंगे। ठीक है, जो पूजा पाठ करेंगे वह पंडित कहलाएंगे, पुरोहित कहलाएंगे। या जो साफ सफाई का मतलब साफ सफाई का काम करेंगे, ठीक है, वह मतलब नीच जाति के होंगे। जो व्यवसाय व्यापार करेंगे वह वैश्य कहलाएंगे। ठीक है, तो कर्म के आधार पे, यानी कि एक ही घर में, ठीक है, वह कई जाति के लोग रह सकते हैं। जैसे मान लिया एक परिवार का 4 भाई है, तो वह चारों भाई, कोई जो है एक युद्ध लड़ रहा है तो वह क्षत्रिय हो जाएगा, एक पूजा पाठ करा रहा है तो वह पंडित पुरोहित हो जाएगा, एक व्यापार व्यवसाय कर रहा है तो वह वैश्य हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो है वह कर्म के आधार पे जो है जाति का निर्धारण हो रहा था। कब? यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यानी उत्तर वैदिक काल में जब आया, तब जाति का निर्धारण जो है वह कर्म के आधार पे अब नहीं रह करके जो किसके आधार पे होने लगा? तो वंश के आधार पे हो गया। यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो है वह जाति का निर्धारण किसके आधार पे हो गया? जाति का निर्धारण, जाति का निर्धारण यहाँ पे जो है वो वंश के आधार पे होने लगेगा, वंश के आधार पे। और अभी भी जाति का निर्धारण जो है वो किसके आधार पे होती है? तो वंश के आधार पे ही होती है। क्लियर है? यानी कि ऋग वैदिक काल जो है, ऋग वैदिक काल क्यों कहा गया? क्योंकि ऋग वैदिक काल में जो है ऋग्वेद की रचना की गई, और इसमें जो है जाति का निर्धारण जो है कर्म के आधार पे किया गया। साथ ही साथ इसका समय अंतराल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के समय अंतराल को जो है ऋग वैदिक काल कहलाया। और उत्तर वैदिक काल जो है वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो समय होगा वह उत्तर वैदिक काल, और इसमें जो है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना की गई। और यहाँ पर जाति का निर्धारण जो है किसके आधार पर होने लगा? अभी अभी आपको वंश के आधार पे होने लगा। यहाँ तक तो क्लियर है?
यानी यहाँ तक समझ में आ रहा है कि वैदिक काल जो है वह क्या है और वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया। फिर संक्रमण काल इसमें हमने पढ़ा। ठीक है, अभी जो है वह अगला अगला पॉइंट दीजिए कि आपको उत्तर वैदिक काल में जो है वो लोहे की खोज हो गई। जैसा हमने सिंधु सभ्यता में जो है वह बताया था कि लोहे का खोज नहीं हुआ था, तांबे का खोज हो गया था, आपका कांसा का खोज हो गया था, सोने चांदी इत्यादि सभी और अन्य धातुओं की खोज हुई थी, लेकिन लोहे का खोज जो है वह आपको वैदिक काल में ही माना जाता है। आज से लगभग 1000 ईसा पूर्व जो है वह अतिरंजी खेरी में अतिरंजी खेरी से जो है लोहे का पहला साक्ष्य पाया गया। यानी कि लोहे का जो है वह खोज कब माना जाता है, वो आपको आज से लगभग 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। लोहे का खोज कब हुई? तो लोहे की खोज कब हुई है? तो उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे की खोज हुई। और लोहे की खोज जो है वह लोहे का भारत में लोहे का प्रचलन जो है वह कब से आरंभ हुआ? तो आरंभ जो है लोहे का प्रचलन मतलब काम करना या इसका उपयोग में लाना कब से माना जाता है भारत में? तो 1000 ईसा पूर्व से जो है वह लोहे का प्रचलन माना जाता है। अच्छा, लोहे का साक्ष्य जो है वह कहाँ से पाया गया है? लोहे का साक्ष्य जो है वह उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेरी से पाया गया है। कहाँ से पाया गया? अतिरंजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ये कर लीजिएगा। अतिरंजी खेरी, ये आपको उत्तर प्रदेश से पड़ता है, उत्तर प्रदेश के आसपास का एरिया है। अतिरंजी खेरी से जो है वह यह यूपी में है। आपका लोहे का जो है सबसे पहला साक्ष्य जो है वह पाया। यहाँ से जो आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने आपको बता दिया, क्योंकि ये वैदिक काल से संबंधित है कि लोहे का खोज जो है वह कब से माना जाता है। तो आपको उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल है तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व होगा। और लोहे का साक्ष्य जो है वह कहाँ से पाया गया है? तो ये आपको अतिरंजित खेरी से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही लोहे के खोज हो जाने के कारण जो है यह ग्रामीण सभ्यता क्या होगा, धीरे धीरे जो है शहरी सभ्यता की ओर जो है बदलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, जो हम आगे डिटेल से हम पढ़ेंगे। अभी जो है आपका वैदिक काल, ये जो वैदिक समाज है, ये वैदिक समाज जो हमने देखा कि इसमें 2 भागों में था, एक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो आखिर ये वैदिक समाज का जो है निर्माता कौन है, इसे जो है वो बसाया किसने? ठीक, तो वैदिक समाज का जो है निर्माता जो है वह किसे माना जाता है? आर्य को माना जाता है। वैदिक समाज के निर्माता किसे मानेंगे हम? आर्य को माना जाता है। और यह आर्य जो है वह आए कहाँ से थे? ठीक है, यह आर्य जो है वह आए कहाँ से थे? तो ये आपको मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे आर्य? ये आपको मध्य एशिया के मैक्स मूलर से आए थे। और भारत में, ठीक है, भारत में जो आपको 7 भूमियों का प्रदेश या जो 7 जैसैंधा प्रदेश जो कहा जाता है, जिसे हम आज के ना आप वर्तमान समय में जो है पंजाब या हरियाणा के नाम से जानते हैं, वहां पर आकर के जो है वह बस गए थे। यानी कि ये आपका भारत है। ठीक, ये आपका भारत है, ये आप इधर जो है पूरा मध्य एशिया है। तो ये आपका भारत में यहाँ पंजाब और यह हरियाणा जो है, ये पंजाब और हरियाणा ये 7 प्रदेशों की भूमि कहलाती थी। और यहीं पर जो है ये मध्य एशिया से आकर के क्या हुए, आपके आर्य जो है वह बस गए। क्लियर है? और इन्होंने आर्यों ने ही मिल करके जो है वह वैदिक समाज की क्या की? स्थापना की है। ठीक है, यानी कि वैदिक समाज के निर्माता कौन है? तो आर्य हैं। ठीक है, आर्य जो है वो कहाँ से आए थे? तो आर्य कहाँ से आए थे? आर्य आए थे कहाँ से? तो आर्य आएंगे आपका मध्य एशिया से। मध्य एशिया के जो है मैक्स मूलर से आएंगे। ठीक है, मध्य एशिया कहाँ से आएंगे? मैक्स मूलर, मैक्स मूलर से आएंगे। और ये आ करके जो है बसेंगे कहाँ? ठीक है, तो ये आ करके जो है वह 7 प्रदेशों की भूमि, पंजाब जो वर्तमान पंजाब या हरियाणा और उस समय सेंधव प्रदेश कहा जाता था, वहां पर आकर के जो है बस जाएंगे। कहाँ पे आके बसेंगे? भारत में सप्त सेंधव प्रदेश। क्या? सप्त सेंधव प्रदेश। सप्त सेंधव प्रदेश कहने का अर्थ क्या है? कि सप्त सेंधव प्रदेश कहने का 7 नदियों का प्रदेश। ठीक है, सप्त सेंधव प्रदेश कहने का अर्थ है
7 नदियों का प्रदेश। यहाँ पे जो है 7 नदियाँ, सिंधु, रावी, झेलम सब वहीं पे बहती है। 7 नदियों का प्रदेश जो है उसे कहा जाता है, 7 नदियों का प्रदेश, जो अभी वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा, क्लियर है? पंजाब और हरियाणा के अभी वर्तमान में जाना जाता है। अच्छा, आर्यों की भाषा जो है, ये आर्य जो है वो अपने आप को बहुत होशियार समझते थे, क्योंकि इन्हें जो है वो संस्कृत आती थी और ये कहते थे कि भगवान जो हमारे गॉड है उनकी भाषा संस्कृत है और हमें संस्कृत आती है, तो हम जो है वह भगवान से काफी करीबी है। बस समझे, इसलिए ये अपने आप को जो है काफी ज्यादा श्रेष्ठ मानते थे और बाकी जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी उन्हें जो है वह श्रेष्ठ नीच मानते थे और उन्हें अनार्य कहा जाता था। यानी कि आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा जो है वह संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या होगी? तो आर्यों की भाषा जो है वह संस्कृत होगी। ठीक, क्या होगी? संस्कृत होगी। और यह संस्कृत कहेंगे कि आपको भगवान जो होंगे यानी गॉड, आर्यों की भाषा जो है संस्कृत थी, जो देवताओं की भाषा थी। यह क्या कहेंगे कि जो संस्कृत जो है वह देवता की भाषा है। और जिस कारण जो है वह आर्य अपने आप को जो है वह श्रेष्ठ कहते थे और जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, ठीक है, जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, यानी कि भारत में जो मूल निवासी होंगे, क्योंकि आर्य जो है वो तो मध्य एशिया से, मैक्स मुलर से आए थे, तो जो भारत के जो मूल निवासी जिन्हें संस्कृत नहीं आएगी उन्हें अनार्य या निम्न जाति कहा जाएगा। बात क्लियर है? यानी आर्यों की भाषा क्या हो जाएगी? संस्कृत हो जाएगी। और आर्य की भाषा क्या हो जाएगी? संस्कृत हो जाएगी। और जिस कारण जो है वह आर्य क्या होंगे? अपने आप को जो है वह श्रेष्ठ समझेंगे। क्या समझेंगे? श्रेष्ठ समझेंगे। और बाकी जिन्हें संस्कृत नहीं आएगी उन्हें हम क्या कहेंगे? अनार्य। ये लोग क्या कहेंगे? अनार्य कहेंगे। अनार्य किसे कहा गया? जिसे जो संस्कृत नहीं जानता है, जो संस्कृत क्या नहीं जानता है? संस्कृत नहीं जानता है, अर्थात भारत के जो है मूल निवासी, यानी यहाँ पे जो पहले से जो लोग रह रहे हैं उन्हें जो है वह क्या कहा जाएगा? उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें जो है वह अनार्य कहा जाएगा। अब जो है दक्षिण भारत, यहाँ प्रश्न एक और आता है, जैसे उत्तर भारत, ये भारत है, ये भारत का उत्तरी भाग और ये भारत का दक्षिणी भाग। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो है आर्यकरण, ये आर्य क्या थे? वो पूरे भारत में जो है वह घूम घूम करके जो है क्या कर रहे थे? आर्यकरण कर रहे थे, यानी कि संस्कृत की जो है शिक्षा सभी लोगों को दी गई थी, देते थे। और जिन्हें संस्कृत आ जाती थी तो वो अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता था। तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत का कहता है कि आर्यकरण जो है वह किसने किया था? तो दक्षिण भारत, अगर हम देख रहे हैं दक्षिण भारत का आर्यकरण, तो दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया है? दक्षिण भारत का आर्यकरण जो है वह अगस्त ऋषि ने किया है। दक्षिण भारत का आर्यकरण, आर्यकरण, सॉरी 1 मिनट। दक्षिण भारत का आर्यकरण, दक्षिण भारत का आर्यकरण कौन करेंगे? अगस्त ऋषि करेंगे। यह प्रश्न में एग्जाम में आ सकते हैं, अगस्त ऋषि करेंगे। और उत्तर भारत का जो है आर्यकरण कौन करेंगे? उत्तर भारत का आर्यकरण, उत्तर भारत का आर्यकरण, उत्तर भारत का आर्यकरण जो है वह राजा विदेह के पुरोहित पंडित गौतम राहुगण ने करेंगे। ठीक है, कौन करेगा? गौतम राहुगण, गौतम राहुगण करेंगे। और यह गौतम राहुगण किसके पुरोहित पंडित थे? तो राजा विदेह के पुरोहित पंडित थे। राजा विदेह के पुरोहित पंडित थे। किसके पुरोहित पंडित? राजा विदेह के पुरोहित पंडित होंगे। इन्होंने जो है वह उत्तर भारत का आर्यकरण किया और दक्षिण भारत का आर्यकरण जो है वह अगस्त ऋषि ने किया। अच्छा, उत्तर भारत के आर्यकरण के समय जो है, उत्तर भारत के आर्यकरण के जो समय, जब जब ये गौतम राहुगण जो है गंगा नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, ठीक, आपका हाजीपुर में जो है पटना नहीं पहुंच पाए, तो इसलिए जो है वह मतलब पटना में जो गंगा नदी जो है वह हाजीपुर से जो ये आ रहे थे तो वो पटना नहीं पहुंच पाए, तो इसलिए पटना के गंगा नदी को जो है वह
चूंकि वह आर्यकरण नहीं हो पाया तो इसे जो है वह अछूत माना जाता है। क्या माना जाता है? अछूत माना जाता है। ऐसा इसका स्टोरी है कि जो ये गौतम राहूगंज जो थे वह हाजीपुर से जब पटना जा रहे थे तो ये क्या थे कि मुंह में जो है वह अग्नि प्रज्वलित करके, ठीक है, वह तैर करके जा रहे थे। क्लियर है? तो वह अग्नि जो है वह गलती से क्या हुआ, जल में गिर गई और जिसके कारण जो है वह नदी को पार नहीं कर पाए। ये मतलब ऐसा स्टोरी इसका है। तो नदी को पार नहीं कर पाए, इसलिए पटना के गंगा नदी जो है वह अछूतों की भूमि जो है वह मानी जाती है। क्लियर है? क्या मानी जाती है? अछूतों की भूमि मानी जाती है। और जिस कारण जो है अथर्ववेद में पाटलिपुत्र यानी पटना के अछूतों की भूमि कही गई है और यहाँ के गंगा जल को जो है पवित्र नहीं माना गया। क्लियर है? यहाँ गंगा जल का पवित्र नहीं माना गया। ठीक है, तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। जब उत्तर भारत का आर्यकरण गौतम राहु जब कर रहे, जो कि राजा विदय के पुरोहित पंडित थे, तो यह जो है पटना के गंगा नदी को जो है पार नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? पटना के गंगा नदी को पार नहीं कर पाए। पटना जिसे पाटलिपुत्रा का है, पटना के कहा जाता है, गंगा नदी को पार नहीं कर पाए। गंगा नदी को क्या नहीं करेंगे? गंगा नदी को पार नहीं करेंगे, पार नहीं करेंगे। और ये पार नहीं करेंगे तो इसलिए जो है पटना के गंगा नदी को क्या होगा? अछूतों की गंगा नदी को जो है गंगा जल, पटना गंगा नदी के गंगा जल को जो है वह क्या कहेगा? पवित्र नहीं मानेगा। पवित्र पवित्र नहीं मानेगा। क्लियर है? पवित्र नहीं मानेगा। साथ ही साथ जो है आपका यहाँ की जो पटना के जो पाटलिपुत्रा जो भूमि होगी, पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा पहले कहा जाता था, अभी पटना कहा जाता है। पाटलिपुत्रा की भूमि को जो है वह अछूत माना जाएगा। क्या माना जाएगा? पाटलिपुत्रा की भूमि को जो है वह अछूत माना जाएगा। सॉरी, अछूत माना जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? इसकी जानकारी जो है वह अथर्ववेद में मिलती है। इसकी जानकारी, सॉरी, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो अथर्ववेद में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं थ्योरी में। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में जो है वह सिंधु सभ्यता का जो ऑब्जेक्टिव हम लोग नहीं कर पाए थे, तो चलिए हम आज के क्लास में ऑब्जेक्टिव करेंगे। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक, आज हमने क्या क्या पढ़ा है देखिए। हमने देखा कि वैदिक काल का जो है वेदों की रचना की गई, इसलिए जो है इसे वैदिक काल का कहा जाता है। ठीक, साथ ही साथ जो है इसमें 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का समय जो होगा वो आपको वैदिक काल कहलाएगा। अच्छा, सिंधु सभ्यता जो है 1750 ईसा पूर्व तक, यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक था। तो 1750 और 1500 ईसा पूर्व के बीच का जो 250 साल का जो समय होगा, इसे हम संक्रमण काल के नाम से जाने जाता है। और इस संक्रमण काल में जो है वह सिंधु सभ्यता का जो पतन हो गया था, तो उसके बाद जो है वो धीरे धीरे सभ्यता जो है वो विकसित हो रही थी और वह एक मतलब ग्रामीण सभ्यता विकसित हुई, जिसे जो है वैदिक काल कहा गया। यानी वैदिक काल कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक आपका ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक का समय अंतराल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक था और उत्तर वैदिक काल का समय अंतराल 1000 ईसा पूर्व से जो है 600 ईसा पूर्व तक के जो है समय अंतराल को हम उत्तर वैदिक काल कहेंगे। ऋग वैदिक काल को जो है वो ऋग वैदिक काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ऋग वेद की रचना की गई थी और यहाँ पे जाति का निर्धारण जो है कर्म के आधार पे हो रहा था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है वह यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद मतलब और अन्य 3 वेद की रचना की गई, इसलिए इसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और यहाँ पर जाति का निर्धारण जो है वह किसके आधार पर होने लगा? वंश के आधार पर होने लगा। अच्छा, इसी वैदिक काल में जो है हम लोहे का खोज किया गया। लोहे का खोज जो है वह 1000 ईसा पूर्व जो इसका प्रचलन यानी उपयोग माना जाता है। और लोहे का सबसे पहला साक्ष्य जो है यूपी का अतिरंजी खेरी से जो है वह मिला है। और यही लोहे के खोज हो जाने के कारण जो है यही वैदिक समाज यानी वैदिक सभ्यता जो ग्रामीण सभ्यता है, यह धीरे धीरे जो है वह किस ओर अग्रसर हो जाएगा? ये आपको शहरी सभ्यता जो है महाजनपद यानी औद्योगिकरण की ओर अग्रसर हो जाएगा। और जिसका जो है वह प्रमाण हमको महाजनपद काल में देखने को मिलेगा। क्योंकि यह लोहे के खोज हो जाने के कारण जो है अभी जहाँ भूमि की जुताई वो लकड़ी के हल से की जाती थी, मतलब जो हल का जो फाल होता है लकड़ी का बना होता था,
लेकिन अब जो है वो क्या होगा, लोहे खोज जाने के कारण लकड़ी का हल जो है वह किसका हो जाएगा, अभी जो है वो लोहे का हो जाएगा, जिससे खुद मतलब खेत की जुताई जो है वो अधिक गहराई तक होगी, और गहराई के होने के कारण जो है वो फसल की पैदावार क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। क्लियर है, तो लोगों के पास इनकम ज्यादा होगा। दूसरा जो है लोहे का खोज हो जाने के कारण जो है वह जो क्षत्रिय वर्ग के जो लोग हैं, यानी कि सैनिक मंत्री ये सभी जो लोग हैं, वह काफी मतलब सुदृढ़ क्या हथियार बना पाते हैं। ठीक है, तो वहां से भी जो है वह काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये लोहे का जो है वह खोज कब से माना जाएगा भाई, तो लोहे का खोज जो है वह उत्तर वैदिक काल के समय से जो है वह माना जाएगा, उत्तर वैदिक काल के ये माना जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ठीक, तो आगे हमने क्या पढ़ा कि वैदिक समाज के निर्माण, आगे ये वैदिक समाज भारत में आया कैसे, तो इसके निर्माता जो है वह आर्य थे, और ये आर्य जो है वह आए थे अपने मध्य एशिया के मैक्स मुलर से। कहाँ से आए थे, मैक्स मुलर से आए थे। और ये भारत और आ करके जो है भारत के सप्त सैंधव प्रदेश, जिसे हम 7 नदियों की भूमि या प्रदेश कहते हैं, पंजाब और वर्तमान हरियाणा का, वहां पर आकर के बस गए। और वहां पर जो है बस करके जो है धीरे धीरे अपना जो है विस्तार भारत में बढ़ाना प्रारंभ किया। और चूंकि आर्यों की भाषा जो है वह संस्कृत थी, इसलिए अपने आप को जो है वह श्रेष्ठ मानते थे, क्योंकि इनका कहना था कि संस्कृत जो है वह भगवान की भाषा है, और जो भगवान की भाषा जब संस्कृत, तो हमें संस्कृत आती है तो हम क्या है, सबसे श्रेष्ठ है। और जिसे संस्कृत नहीं आएगा वह निम्न जाति का हो जाएगा, जिससे अनार्य। और जो भारत के मूल निवासी जो यहाँ पे पहले से रह रहे, वो उसे क्या कहेंगे, या आर्य लोग अनार्य कहेंगे। क्लियर है, जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी। अच्छा, दक्षिण भारत का आर्यकरण जो है वो किसने किया है, अगस्त्य ऋषि ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उत्तर भारत का आर्यकरण जो है गौतम राहुगण। और यह जब उत्तर भारत का आर्यकरण कर रहे थे, तो ये पटना गंगा नदी को जो है पार नहीं कर पाए, और इसलिए अथर्ववेद में जो है पटना के गंगा नदी को पवित्र नहीं माना गया है, अर्थात पाटलिपुत्रा के भूमि को जो है वह अछूत माना गया है। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा। अभी जो हमने लास्ट क्लास में ये आपका सिंधु सभ्यता का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाए थे, ठीक है, उसको हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ इसका एक करेंगे। तो 7 प्रश्न शायद हम लोगों ने कर लिया था। चलो उससे आगे हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि आलमगीरपुर स्थित कहाँ था। अगला प्रश्न है मांडा कहाँ स्थित था। तो जब हमने सिंधु सभ्यता का विस्तार हम बता रहे थे, तो उसी विस्तार में जो हमने बताया था कि उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर, और दक्षिण में क्या था, दक्षिण में जो है दैमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकांगेडोर था। ये हमने आपको बताया था। सॉरी, पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए, हम जब सिंधु सभ्यता पढ़ा रहे थे, तो सिंधु सभ्यता में जो हमने देखा था कि ये आपका, सॉरी, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, और ये आपका वेस्ट। तो उत्तर में जो हमने क्या बताया था, उत्तर में जो है आपका वो मांडा रहेगा। और ये मांडा जो है वो किस नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे। यह आपको जम्मू कश्मीर में था। दक्षिण में आपको क्या आ जाएगा, दैमाबाद। ठीक, ये और दैमाबाद जो है वह किस नदी के किनारे हो गए, तो ये आपको प्रवरा नदी के किनारे, चलिए नदी भी लिख लीजिए, प्रवरा नदी के किनारे, ये आपको चिनाब नदी के किनारे। ठीक, चिनाब नदी के किनारे पूरब में जो है आपका हुआ आलमगीरपुर था। क्या था, आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर जो है वह हिडन नदी के किनारे, ये आपको उत्तर प्रदेश में था, हिडन नदी के किनारे। और पश्चिम में जो है क्या था, सुतकांगे डोर। ये सुतकांगे डोर जो है दासक नदी के किनारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में था। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में था सुतकांगे डोर। यह आपको किस नदी के किनारे है, तो दासक नदी के किनारे। यहाँ तक क्लियर है। तो पूछ रहा है कि आलमगीरपुर स्थित है, तो आलमगीरपुर कहाँ स्थित हो जाएगा, तो आलमगीरपुर जो है वह स्थित हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में, यानी कि ईस्ट भाग में। बात समझ में आ रहा है।
ठीक है, कहाँ हो जाएगा आपको ईस्ट में यानी कि यूपी में। तो इसका जो है जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जो है हिडन नदी के किनारे। क्या हो जाएगा? हिडन नदी के किनारे। बात समझ में आ रहा है? हिडन नदी के किनारे, और ये आपको वह उत्तर प्रदेश में आएगा। क्या आएगा? उत्तर प्रदेश में। मांडा स्थित है। मांडा इस कहाँ स्थित है? तो ये आपको चिन्नाब नदी के किनारे, जो कि उत्तर में था, ये हम लोग पहले ही बता चुके हैं आप लोग को। यह आ जाएगा आपको चिन्नाब नदी के किनारे। और यह चिन्नाब नदी के किनारे साथ ही साथ जगह का क्या हो जाएगा? ये आपको उस समय जम्मू कश्मीर था, उस समय जम्मू एंड कश्मीर था। क्लियर है? यानी वर्तमान जम्मू एंड कश्मीर का जो है वह ये पाया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु सभ्यता जो है वह थी कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु सभ्यता जो है एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय सभ्यता। इसे नगरीय सभ्यता क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ के जो है समाज काफी ज्यादा व्यवस्थित ढंग से था, घर मकान अच्छे से बनाए हुए थे, जल निकासी के लिए नालियाँ थी, सड़कों की व्यवस्था काफी मतलब सुव्यवस्थित ढंग से की गई थी। सड़कें जो है वह चौड़ी थी, सड़कें सीधी होती थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यहाँ के लोग व्यापार करते थे। ऐसे कई तमाम विशेषताओं के कारण जो है वह सिंधु सभ्यता को हम क्या कहते हैं? नगरीय सभ्यता के नाम से, मतलब नगरीय सभ्यता कहेंगे। और इसके बाद जो वैदिक समाज का सभ्यता आएगा वह फिर ग्रामीण सभ्यता, और महाजनपद काल का जो समय आएगा वो फिर से नगरीय सभ्यता का ये होगा। और सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है वह कैसा था? हमने बताया था सिंधु सभ्यता जो है वह 32 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, और इसका जो है विस्तार कैसा था? तो आपको त्रिभुजाकार था, लगभग लगभग त्रिभुजाकार जो है वह देखने को मिलता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या था? तो सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह का नाम क्या था? लोथल। सिंधु सभ्यता का जो है प्रमुख स्थल कहाँ रहेगा? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल जो है वह लोथल है। ठीक है, और लोथल से क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है वह व्यापार के जो है कई साक्ष्य पाए गए हैं, यहाँ से व्यापार के काम किए जाते थे। ठीक है, यहाँ से फारस की मुहर पाई गई है। ठीक है, यह आपको फारस की लोथल से जो है वह फारस की मुहर पाई गई है। इसकी खुदाई जो आपको रंगनाथ राव ने भोगवा किया था, और यह भोगवा नदी के किनारे था। कहाँ पे था? भोगवा नदी के किनारे। और भोगवा नदी के किनारे कहाँ? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में था भोगवा नदी के किनारे। साथ ही साथ जो है सिंधु सभ्यता का जो है वह प्रमुख बंदरगाह स्थल है। यहाँ से जो है आपको गोदीबाड़ा का साक्ष्य पाया गया, हमने क्लास में आपको बताया था। यहाँ से क्या पाया गया? गोदीबाड़ा का साक्ष्य। गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड, जहाँ पे जो है जहाजों की मरम्मत की जाती थी और जहाज बनाए जाते थे। यहाँ से फारस की जो है मुहर पाई गई है। ठीक है, जो कि व्यापार का संकेत देता है। माप ताल के लिए सामान मिले हैं। ठीक है, दिशा मापक यंत्र मिला है। यह एक औद्योगिक शहर था। यहाँ पे घर के दरवाजे जो है वह कहाँ खुलते थे? सड़क की ओर खुलते थे। बाकी अन्य जो मोहनजोदड़ो है, आपका हड़प्पा है, इसमें घर के दरवाजे जो है वह सड़क के पीछे की ओर खुलते थे। क्लियर है? फिर कह रहा है कि लोथल स्थित है कहाँ? चलिए अगला प्रश्न आ गया। तो लोथल जो है वह कहाँ स्थित होगा? बताइए, लोथल कहाँ स्थित होगा? तो लोथल जो है वह स्थित होगा आपको वह गुजरात में होगा। लोथल कहाँ स्थित होगा? गुजरात में होगा। ठीक है, लोथल आपका गुजरात में होगा, भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे, और ये कहाँ पर आ जाएगा? आपको गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। यहाँ कई साक्ष्य पाए गए हैं जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ से व्यापार किए जाते थे। भारत में हड़प्पा का जो है बृहद स्थल, बृहद स्थल। ठीक है, बृहद स्थल मैंने सबसे बड़ा स्थल। तो अब आपका हड़प्पा से भारत में जो है हड़प्पा का जो है सिंधु सभ्यता का जो है बृहद स्थल जो है वो राखी गिरी है। क्या है? राखी गिरी। हमने लास्ट क्लास में ही बताया था ये सब। ठीक है, क्या है? राखी गढ़ या रईसों को राखी गिरी भी कहते हैं। अगर भारत में पूछेगा तो राखी गढ़ी। अगर जो है पूरे सिंधु सभ्यता में पूछेगा तब वो हो जाएगा आपका धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा। धौलावीरा जो है वह पूरे सिंधु सभ्यता का, ये क्या हो जाएगा? पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। पूरे सिंधु सभ्यता का जो है वह सबसे बड़ा स्थल जो है वह आपको धौलावीरा होगा। और सिर्फ भारत में पूछा जाएगा तो वो आपको राखी गिरी होगी, ये राखी गढ़ी।
कह रहा सिंधु वासी जो है पूजा किसे करते थे, तो यहाँ पे जो है वह पशुपति शिव की जो है वो पूजा करते थे। और हमने बताया था कि पशुपति शिव का जो है वह साक्ष्य पाया गया है, पशुपति शिव की पूजा करते थे, मोहनजोदड़ो से इसका साक्ष्य पाया गया। और ये राखी गढ़ी जो है ये आपको हरियाणा में था। कहाँ रहेगा? हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर, यानी हिसार में राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी कहाँ है? तो आपको हरियाणा में। ये राखी गढ़ी कहाँ रहेगा? ये आपको हरियाणा में। ठीक है, किस नदी के किनारे? तो ये आपको जो है घग्गर नदी के किनारे, जिसे सरस्वती नदी भी कहा जाता है, घग्गर नदी के किनारे। क्लियर है? क्लियर है? यानी कि सिंधुवासी पूजा किसे करेंगे? तो पशुपति शिव, क्योंकि पशुपति शिव का साक्ष्य पाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहला जानकारी किसने दिया था? ये भी हमने आपको बताया था। इसका जानकारी जो है वो सर्वप्रथम जो है चार्ल्स मेसे ने दिया था, सन 1826 ईस्वी में दिया था। ठीक है, जानकारी किसने देगा? जानकारी देगा आपको चार्ल्स मेसन ने। थोड़ा स्पीड से आप टानते हैं। चार्ल्स मेसन चार्ल्स मेसन ने दिया था। यह कब दिया जानकारी? 1826 ईस्वी में। सर्वेक्षण जेम्स का निधन ने कराया था। ठीक है, फिर हड़प्पा स्थित जो है वह कहाँ है? तो हड़प्पा स्थित जो है पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। ये हम लोग कल ही बात कर चुके हैं। पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला, माउंट गोमरी जिला, और यह किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे जो है वह आपको हड़प्पा स्थित है। ठीक है, हड़प्पा स्थित है। सबसे पहला खुदाई किसने किया गया था? तो आपको दयाराम साहनी के द्वारा जो है वह सबसे पहले इसे खुदाई की गई थी। ठीक है, साथ ही साथ जो है यहाँ से क्या क्या वस्तुएं मिली हैं? तो यहाँ से कुम्हार के चाक मिले हैं, श्रमिक आवास मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, माता देवी की मूर्ति मिली है, लकड़ी का ओखल मिला है, लकड़ी का ताबूत मिला है। ये सब कहाँ से पाया गया? हड़प्पा से। साथ ही साथ RH-37 कब्रिस्तान मिला है, एक सिंह वाला जानवर मिला है, हाथी का कपाल और स्वास्तिक चिन्ह, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा इत्यादि ये जो हड़प्पा से पाए गए हैं। और इसे खुदाई जो है सर्वप्रथम किसने किया था? सन 1921 ईस्वी में जो है वह दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा जो है इसकी खुदाई सबसे पहले की गई थी। और यह सिंधु सभ्यता के जो है पहली खुदाई हड़प्पा में की गई, इसलिए इस सभ्यता को जो है वह हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आगे प्रश्न, तो हड़प्पा का जो है वह खोज किसने किया? तो हड़प्पा का खोज जो है आपको दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने किया था। कब किया रहेगा? तो सन 1921 ईस्वी में जो है वह इसका खुदाई किया गया था। अरे हड़प्पा की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ठीक है, तो हड़प्पा की सभ्यता जो है यहाँ से काशी की मूर्ति भी पाई गई है। तो हड़प्पा की सभ्यता जो आपको इसको जो है इन्हें हड़प्पा की सभ्यता यानी पूरे सिंधु सभ्यता को जो है वह काश युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, काश युगीन सभ्यता, काश युगीन सभ्यता भी जो है इसको कहा जाता है। और हड़प्पाई समाज कैसी थी? तो हड़प्पाई समाज जो है, समाज क्या थी? मात्र सत्तात्मक थी। हम आपको बताए थे मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक कहने का अर्थ क्या है? तो मात्र सत्तात्मक कहने का अर्थ, सॉरी, मात्र सत्तात्मक समाज कहने का अर्थ यह होता है कि यहाँ पे जो है वह मतलब स्त्री प्रधान था। मतलब अभी जो है वह हम लोग की पहचान किससे होती थी? पिता से होती है। लेकिन उस समय मात्र सत्तात्मक समाज कहने का अर्थ यह है कि पुत्र की पहचान जो है वह माता से होगी। फिर कहा गया कि स्वास्तिक चिन्ह जो है वह किसकी देन है? ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का ही देन है, क्योंकि जो है स्वास्तिक चिन्ह का जो है साक्ष्य पाया गया है। मतलब यह सिंधु सभ्यता का, यह किसकी देन है? सिंधु सभ्यता का, क्योंकि जो हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण पाया गया है। साथ ही साथ जो है वह मोहनजोदड़ो से ही पाया गया, लेकिन मोहनजोदड़ो से काफी ज्यादा। इसी सिंधु सभ्यता को जो हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की देन। और हड़प्पा निवासी का रुचि किसमें था? ठीक है, तो इसमें जो है वह कई प्रकार के खेल खेलते थे, लेकिन शतरंज का खेल जो है वह सबसे ज्यादा खेलते थे। इस खेल को
शतरंज का खेल। तो रुचि थी आपको शतरंज का खेल में। बाकी जो है कई खेल खेलते थे, वो हमने आपको क्लास में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो क्लास जाकर के देखिए, आपको समझ में आएगा। कह धौलावीरा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो धौलावीरा जो आपका हुआ गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, आपका कच्छ जिला जो है गुजरात में, वहां पे आपको धौलावीरा स्थित है। ठीक है, धौलावीरा स्थित है वो कच्छ का रण में। अच्छा, धौलावीरा जो है हमने आपको बताया था, यह सिंधु सभ्यता का जो है वो सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, पूरे सिंधु सभ्यता का जो है सबसे बड़ा स्थल है। क्या है? सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछेगा धौलावीरा। भारत का सबसे बड़ा स्थल सिंधु सभ्यता में पूछेगा तो राखी गिरी हो जाएगी। ठीक है, इसे खुदाई जो है जेपी जोशी ने किया था 1967 ईस्वी में पहली खुदाई। फिर इसके रविंद्र सिंह बिष्ट ने जो है पूरा 1990 ईस्वी में फिर पुनः खुदाई की गई। और यह धौलावीरा जो है आपका हुआ गुजरात और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। और भारत में अगर सबसे बड़ा स्थल पूछे तो आपको राखी गिरी, और पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल जो है धौलावीरा है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? फिर कह रहा है कि RH-37 कब्रिस्तान जो है वह कहाँ से पाया गया है? ठीक है, तो RH-37 कब्रिस्तान जो है वह हड़प्पा से पाया गया। ठीक है, कहाँ से पाया गया? हड़प्पा से पाया गया। और हड़प्पा से जो है और कई वस्तुएं मिली थी, जैसे आपका ये कुम्हार का चाक मिला, श्रमिक आवास मिला, अन्नागार मिला, माता देवी की मूर्ति मिली, लकड़ी का ओखल मिला, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, एक सिंह वाला जानवर, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह इत्यादि जो हड़प्पा से पाए गए। हड़प्पा के लोग जो है वह किस चीज से अभिज्ञ थे? मतलब वह उससे उसको नहीं जानते थे हड़प्पा के लोग। तो हड़प्पा के लोग जो है वह लोहे से अभिज्ञ थे, क्योंकि लोहे का खोज जो है वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व जो है माना जाता है। अतिरंजित खेल से इसका साक्ष्य पाया गया है। और हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन के जब प्रयुक्त रंग जो है वह कैसे होते थे? तो ये आपको लाल रंग के होते थे, यानी कि किस रंग के? रेड कलर का होता था। क्लियर है? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? जिनके पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो है वह सर जॉन मार्शल ने थे। कौन थे? जॉन मार्शल। और यही जॉन मार्शल साहब जो है, यानी सर जॉन मार्शल, और यही मार्शल साहब जो है वह इस सभ्यता का नामकरण किया, वह सिंधु सभ्यता कहलाया। कहला कि मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? ये अलग प्रश्न आ गया है। ठीक है, तो मिस्र का राजा जो है वह फराओ कहलाते थे। क्या कहलाएंगे? फराओ कहलाएंगे मिस्र के राजा। अगला कह रहा है कि चावल के साक्ष्य। ठीक है, चावल सिंधु सभ्यता में चावल के साक्ष्य कहाँ से पाए गए? तो चावल का साक्ष्य जो आपका लोथल, ठीक है, ये आपको बताया हूँ, लोथल और रंगपुर से पाए गए। लोथल और रंगपुर से जो है वह पाए गए। अरे जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है वह कहाँ मिले हैं? तो यह वो कालीबंगा में मिला, कालीबंगा में। ठीक है, जुते हुए सेक्स के मतलब खेत के साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं? तो आपको कालीबंगा में पाए गए। ठीक है, कालीबंगा के बारे में और हमने आपको बताया था, काली इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से अलंकृत ईंट भी पाया गया है। ठीक है, आपको चूड़ी पाया गया, जोता हुआ खेत पाया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ हल हवन कुंड पाए गए हैं। और यह कालीबंगा जो है आपको राजस्थान में घुघर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में था। ठीक है, ऐसे खुदाई जो है बीके थापड़ और बीबी लाल ने किया था, ये हम क्लास में आपको बता चुके हैं, लास्ट क्लास में। कह रहा कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का अर्थ है आपको काले रंग की चूड़ियां। क्या है? काले रंग की चूड़ियां। यहाँ से चूड़ियों का भी साक्ष्य पाया गया। क्लियर है? कह रहा अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए? तो अग्निकुंड दो जगह से प्राप्त हुए, एक आपका लोथल से भी प्राप्त हुआ है और दूसरा कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ है। ठीक, कह घोड़े की हड्डी के अवशेष जो है वह कहाँ से मिले? तो घोड़े का हड्डी का अवशेष जो है आपको वह सुतकोटता से मिला। ठीक है, और इसे खुदाई जो है वह RN स्टाइन ने 1927 ईस्वी में किया था। ठीक है, और यह आपको सबसे पश्चिमी स्थल है जो दासर नदी के किनारे, यहाँ बंदरगाह भी मिले हैं। तो घोड़े का हड्डी कहाँ से मिला? सुतकांगे डोर से मिला है। सुतकांगे डोर से पाया गया। तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है वह मोहनजोदड़ो से
प्राप्त अन्नागार था। अन्नागार कहाँ का अन्नागार? ठीक है, तो ये आपका मोहनजोदड़ो का अन्नागार। ठीक, मोहनजोदड़ो का अन्नागार। और ये मोहनजोदड़ो जो है ये भी पाकिस्तान में है। इसकी खुदाई जो है वो राखल दास बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में किया था और यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। ठीक है, यह सिंधु सभ्यता का जो है सबसे बड़ा शहर था और इसका जो अन्नागार था वो सबसे बड़ी इमारत थी। यहाँ से सूती वस्त्र, पुरोहित आवास, स्नानगार, अन्नागार जो सबसे बड़ा इमारत था, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव की मूर्ति, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर और घर में कुआं और स्वास्थ्य चिन्ह जो है पाए गए हैं सिंधु सभ्यता से। तो कह रहा है सॉरी सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो से। कह रहा है मोहनजोदड़ो का खोज जो है किसने किया है? तो मोहनजोदड़ो का खोज जो है राखल दास बनर्जी ने किया है। राखल दास बनर्जी ने, राखल दास बनर्जी ने कब किया? सन 1922 ईस्वी में किया था। और यह मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित है। कह रहा मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। लेकिन यहाँ पे एक भी जो है वह कब्रिस्तान नहीं मिला, बल्कि एक स्थान पे कंकाल का ढेर मिला है और यह कंकाल जो है क्षतिग्रस्त है, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ पे जो है ब्राहा आक्रमण हुआ था। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। लेकिन यहाँ से एक भी जो है क्या नहीं मिला? कब्रिस्तान नहीं मिला, ये याद रखिएगा। कह रहा नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये आपको मोहनजोदड़ो से मिली है। आपने अगर मेरा क्लास नहीं देखा लास्ट क्लास, तो क्लास देखे, वहां पे जो है मैंने डिटेल से बताया सब कुछ मोहनजोदड़ो से। अरे मोहनजोदड़ो है कहाँ? तो पाकिस्तान के लड़काना जिले में। पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। लड़काना, इसी को सिंध प्रांत भी कहते हैं। लड़काना जिला में फिर मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक, ठीक है, जो प्राप्त स्मारक जो है, ठीक, उसमें बृहद स्नानागार भी है और कई कई चीजें मिली है इसमें। सिर्फ स्नानागार ही नहीं, स्नाना क्या क्या स्मारक जो है वह प्राप्त स्नानागार है। ठीक है, पुरोहित आवास है, सूती वस्त्र है, अन्नागार है सबसे बड़ा सबसे चौड़ी सड़क है। ठीक, सभागार है, कांसे की मूर्ति, पशुपति शिव की मूर्ति है, काफी मतलब चीजें जो है वह यहाँ से पाए गए हैं इत्यादि। अगर मोसोपोटामिया की जो है वह कैसी सभ्यता थी? मोसोपोटामिया की जो है वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। मोसोपोटामिया जो है वह एक पहली एक तरह से कहा जाए कि पहली सभ्यता जो है वह मोसोपोटामिया की सभ्यता थी। ठीक, और इसका विकास जब वह इराक में टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी, दलजा फरात नदियों के बीच में का यहाँ की मिट्टी जो अधिक उपजाऊ थी। ठीक, आधुनिक नाम जो है वह इराक में, इसकी जो है वह इसका विकास जो है वह कहाँ हुआ था, ये नोट कर लीजिए, हमने नहीं बता पाया क्लास में। यह आपको इराक का जो है वह इराक में, इसका विकास जो है वह इराक में हुआ, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के बीच में। यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी एवं टिग्रिस नदी, और इस यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी को जलता फरात नदी भी कहते हैं। दलजा फरात, ठीक है। और यहाँ की मतलब भूमि क्या थी? यहाँ की मिट्टी जो है वह अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी थी, उपजाऊ मिट्टी थी, जिस कारण जो है यहाँ पर कृषि काफी अच्छी होती थी। और यह सभ्यता जो ग्रामीण सभ्यता थी, व्यवस्था का मुख्य आधार जो है वह कृषि था। और यह मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर को जो है वह जिगुरत कहा जाता था। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा जाता था? जिगुरत, जिगुरत कहा जाता था मंदिर को। तो इस प्रकार से जो है आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में आपका वैदिक काल का, उसे में हम ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो रेलवे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।